स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप का अध्ययन किया था। कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप, इन बातों का हमने अध्ययन किया था। और कूलाम के नियम के सदिश रूप से हमने ये देखा था कि कूलाम का जो नियम है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का प्रदर्शन करता है, अर्थात दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर जो लगाया गया बल है वो एक समान है परिमाण में, लेकिन दिशा में क्या है, अपोजिट। आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल का हमारा आज का चैप्टर रहेगा न्यूमेरिकल। जो टॉपिक हमने अब तक स्टडी किए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो भी हम स्टडी कर लें साथ साथ। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है आपका, मैं स्टेटमेंट आपको बोल देता हूँ, आप स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके रोक कर। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो ये है, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम है आपके पास, ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक, और नाभिक में क्या है, एक प्रोटॉन, ओनली वन प्रोटॉन है, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो आपको गिवन है। जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंप्लीट बोल देता हूँ पहले। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए तथा इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना भी कीजिए। तो आपको क्या देखा है, एक हाइड्रोजन एटम है, ये पूरा कंप्लीट, ये हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम में ये नाभिक है आपका, और हाइड्रोजन एटम के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन है। नाभिक कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, त्रिज्या कह सकते हैं अपने नाभिक से परमाणु की त्रिज्या, नाभिक यानी केंद्र से परिधि की दूरी या कक्षा की दूरी, परमाणु की त्रिज्या, उसका मान दे रखा है। और वो कह रहा है कि इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव, तो आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट कूलाम आकर्षण बल लगेगा, और कूलाम बल का फॉर्मूला हमारे पास है K(Q1Q2)/r²। तो जो वैल्यू हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। K का मान हमारे पास है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। Q1 और Q2 ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये प्रोटॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश परिमाण में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इस बात की डिस्कस की थी। बस हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्योंकि हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें इसे अंक का मान लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो हमने इसका मान धनात्मक लिया है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। वो ये कह रहा है कि इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। तो F का मान ज्ञात करना है। तो 9 × 10⁹ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 की वैल्यू और Q2 वैल्यू सेम है तो स्क्वायर कर दिया। और R की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻11, तो वैल्यू बनेगी 9.9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 पावर 10⁻9 पॉजिटिव इंटू 10⁻19 का स्क्वायर 10⁻38 और 1.6 इंटू 1.6 ये रहा, अपॉन में जो वैल्यू है 5.3 इंटू 5.3 अपॉन में 2 बार लिख दिया स्क्वायर होने के कारण, और -11 का स्क्वायर -22। पावर को हल करने के बाद जो पूरी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग, वो हमारे पास है लगभग 8.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये वैल्यू है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल की।
विद्युत बल तो बोलते ही हैं, आकर्षण क्यों बोलेंगे, पॉजिटिव है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये कुल मिला के आपके पास F की जो वैल्यू है वो प्राप्त होगी। क्वेश्चन का अगला पार्ट था इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, वी नोट दैट गुरुत्वाकर्षण बल, इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, Fg मान लेता हूँ उसको मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू हमें पता है G m1 m2 अपॉन में r²। तो G की वैल्यू हमें पता है, जो वैल्यू हमें यहाँ पे यूज़ करनी है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। सही है। m1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और m1 का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m2 का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन है और डिस्टेंस हमारे पास वही है जो डिस्टेंस गिवन है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, 6.67 इंटू 10। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो मैं इसे यहाँ सोल्व कर देता हूँ। देखिए Fg, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg और दूरी की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 6.67 इंटू 9 इंटू 1.67 अपॉन में 5.3 इंटू 5.3 पावर 10⁻⁻11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻22। ऊपर पावर है -11, -31 और -27। हम पावर को हल करें तो -11 और 31 42, माइनस का 42 में से 22 गए तो आपके पास बचेगा 20 और 27, ये आपके पास हो जाएगा लगभग, माइनस का है ये, माइनस का बचेगा माइनस हो गया ये, देखिए माइनस का 11 और माइनस का 31, ये आपका बचेगा माइनस का 42, माइनस का 42 और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 22। तो यहाँ से माइनस की पावर बचेगी 22, माइनस की 22 और माइनस की 27, माइनस की 47, तो माइनस का 47। और इस वैल्यू को हम सॉल्व करें तो इसका आंसर जो हमारे पास मिलेगा वो लगभग है हमारे पास 3.6। तो ये आपके पास आंसर है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था गुरुत्वाकर्षण बल और जो कूलाम बल की तुलना करनी है, तो दोनों समीकरणों को, समीकरण 2 है ये, दोनों समीकरणों को यदि डिवाइड करें तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो F अपॉन में Fg इज इक्वल टू, F की वैल्यू है 8.2 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁻47। F अपॉन में Fg, इसे हम सोल्व आउट करें तो इसका जो आंसर है लगभग आएगा 2.27 और पावर ये ऊपर प्लस की हो जाएगी तो प्लस की 47 और माइनस की 11, माइनस वगैरह करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 39 के आसपास आएगा। पूरी कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व आउट करें तो F अपॉन में Fg इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39। यहाँ से हल करेंगे तो ये 48 बचेगा, 48 ये ऊपर जाएगा 47 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और 47 में से 11 जाएगा तो ये बचेगा आपका लगभग 36।
प्लस का, और इस वैल्यू को सॉर्ट आउट करने के बाद जो आंसर आएगा तो 39 की पावर में आएगा। तो f इज़ इक्वल टू, वैल्यू अगर फाइंड करें, f इज़ इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 इंटू FG। तो यहाँ से थोड़ा देखने वाली बात है, क्या प्राप्त लग रहा है कि ये कूलाम बल है, और जो कूलाम बल है वो इस गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, ये गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, तो कूलाम बल प्राप्त करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को 10⁻39 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये वैल्यू मान है, वैसे वैल्यू है, लेकिन पावर हमें देखने की पावर 39 बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका हम लोग कह सकते हैं कि जो कूलाम बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 39 की पावर ज़्यादा होता है। इसका मतलब कूलाम बल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल है, प्रबल बल है, स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा प्रबल है, और कितना प्रबल है, 10⁻39 गुना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कूलाम बल ज़्यादा प्रबल होता है, 10⁻39 गुना। कैलकुलेशन जो है आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो में, इसलिए मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी पहले इसको किया हुआ है, सॉल्ट आउट किया हुआ है। तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। बाकी पावर का मैंने चेक कर रखा है कि पावर कहीं मिस्टेक नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आप लोग घर बैठ के आराम से ईजिली कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करें हम। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिला हमें कि कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है, प्रबल है। हमने वीडियो नंबर 7 में एक बार डिस्कस की थी कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो लघु दूरियों पे काम नहीं करता, वो बृहद दूरियों पे कार्य करता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है वो बड़ी दूरियों का बल है, बहुत बड़ी दूरियाँ जो हमें रूटीन लाइफ में महसूस होती है। और जो ये कूलाम बल है ये सूक्ष्म दूरियों का बल है, 10⁻10 मीटर या 10⁻11 मीटर के आसपास, एंगस्ट्रॉम कोटि के आसपास कार्य करता है। जबकि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर दूरियों तक कार्य कर सकता है। तो जैसे पृथ्वी और सूर्य मध्य कार्य करता है तो कई लाख किलोमीटर की दूरी है, वहाँ कार्य करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बृहद दूरियों में कार्य करता है, जबकि कूलाम बल सूक्ष्म दूरियों में कार्य करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कूलाम बल ज़्यादा प्रबल है, 10⁻39 गुना, जबकि वो दोनों पार्टिकल्स एक समान दूरी पर स्थित हों। जैसे इस क्वेश्चन में था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 थी, उसी समय उनके मध्य कितना कूलाम बल लग रहा था और उसी दूरी पर उन पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था। तो दोनों का कंपैरिजन किया तो हम देखा कि कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना ज़्यादा प्रबल है। तो एक समान दूरियों के लिए कूलाम बल ज़्यादा प्रबल होगा कंपैरिजन ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है समान आवेश वाले दो धनायन, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, समान आवेश वाले दो धनायन समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं। अब सिंपल सी बात है, दो धनायन है, धनायनों में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और उस प्रतिकर्षण बल की वैल्यू गिवन है 3.7 × 10⁻9 न्यूटन। ये आपको बल गिवन दे रखा है, आपको गिवन है ये स्टेटमेंट में। आगे वो कह रहा है जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। दोनों धनायनों के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए ये पहला पॉजिटिव आयन है, ये दूसरा पॉजिटिव आयन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, वो है 5 एंगस्ट्रॉम। और 5 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है। वो ये कह रहा है जबकि दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, प्रत्येक आयन में उदासीन अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन थे, प्रत्येक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन थे जब वो उदासीन था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर समझें, मान लीजिए कोई वस्तु है ए, ये कोई वस्तु है बी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो अब ये बन गया धनायन। इस वस्तु बी में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने, तो अब ये भी क्या बन गया, धनायन। और इन दोनों को 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखा, इनके बीच का जो फोर्स है वही दे रखा है, तो अब ये दोनों धनायन हो गए। पहले ये उदासीन थे, ये दोनों पहले क्या है, उदासीन, क्यों, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। अब इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, उनकी संख्या तो हमें ज्ञात करनी है, लेकिन दोनों को इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इतनी डिस्टेंस पर रख दिया।
क्योंकि दोनों पे समान चार्ज है, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो धनावेश में प्रतिकर्षण बल लगेगा, इतना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वो पूछ रहा है कि दोनों से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। इसका मतलब ये बात यहाँ पे कन्फर्म है कि दोनों से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। क्यों? क्योंकि अगर वो पूछता है अलग अलग पूछता तब पता लगता है, लेकिन वो कह रहा है दोनों से निकाले गए इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है प्रारंभ में, इसका मतलब दोनों से निकाले गए इलेक्ट्रॉन संख्या एक समान है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि इसका चार्ज अगर Q है A धनायन का, तो B धनायन का चार्ज भी कितना है Q। Q का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, इसमें कितना आवेश है। तो अगर इसका आवेश Q है तो इसका आवेश भी क्या है Q। तो वी नो दैट जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से K Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू भी Q, तो ये बन गया K Q R स्क्वायर, और Q इंटू Q क्या हो गया Q स्क्वायर। जी यहाँ से Q की वैल्यू चाहिए तो मैं Q स्क्वायर को रखकर यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ F इंटू R स्क्वायर अपॉन में K। वैल्यू पुट करें, सॉरी F की वैल्यू हमारे पास है 3.7 इंटू 10 की पावर -9, R की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -10 और इसका स्क्वायर R स्क्वायर है, और अपॉन में K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10 का स्क्वायर 10 की पावर -20, और अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। देखिए 3.7, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों पावर 10 की पावर 9, 10 की पावर -10 का स्क्वायर 10 की पावर 20, और ये अपॉन में वैल्यू। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी, जो Q की वैल्यू है वो आएगी अंडर द रूट 3.7 25 अपॉन में 9। पावर को सोल्व करें, 10 की पावर 9 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 9 माइनस की और 9 माइनस की पहले से है, माइनस की 18, माइनस की 18 और 20 माइनस की 38, तो पावर हो जाएगी 10 की पावर -38। 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी माइनस, माइनस की 9 और माइनस की 9 माइनस की 18, माइनस की 18 और माइनस की 20 माइनस की 38, पावर आपस में जुड़ जाएगी। 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, 10 की पावर -38 का रूट -19, और 3.7 का जो रूट है वो लगभग आपके पास है 1.92, सॉरी रूट नहीं आएगा। 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, 10 की पावर -38 का रूट 10 की पावर 19, 3.7 का लगभग रूट है 1.92, और इस पूरी वैल्यू का हम सोल्व करें तो इसका आंसर जो लगभग हमें मिल रहा है वो आंसर आएगा आपका लगभग 3.2 इंटू 10 की पावर -18, 3.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, इस पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद। अब वो ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। Q का मान आ गया, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर NE। तो Q बराबर NE से अगर हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करें तो देखो क्या आंसर आएगा, सॉरी ये 19 है, पावर 18 नहीं है, 5 में 3 का भाग देने में जो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 19 है Q का मान। अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी थी तो इसके बाद का है, क्योंकि Q बराबर NE होता है तो N क्या आएगा Q अपॉन में E। Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और E का मान इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 से -19 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर जाएगा प्लस होगा कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 दूना 32, तो N का मान क्या आ गया 2, N का मान क्या आ गया 2। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं A से 2, अतः A या B, क्योंकि A से भी 2 निकाले और B से भी 2 निकाले हैं, अतः A से 2 इलेक्ट्रॉन व B से 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया गया है, अर्थात A व B से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया गया है, द्विधनायन है ये। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्ट आउट हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है सोल्व कर दी है। यहाँ पावर है -9 ऊपर जाएगा -18, -20 38, 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, 3.7 का रूट 1.92, 10 के और -38 का रूट -19। इस वैल्यू को सोल्व करें, भाग देंगे 3 का भाग देंगे 5 में तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 1.6 इंटू 1.9 तो ये आएगा 3.2 के आसपास, 10 के -19 ये है। और इसको Q बराबर NE सोल्व किया तो N का मान कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात A से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं और B से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, जो कि प्रारंभ में ये कैसे थे उदासीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक कर पॉज करके
और उसके बाद आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें, और उसके बाद जब क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो आप उसे मैच कर सकते हैं वीडियो के आंसर से। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। मैं स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो नए बल का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास जो कांच की पट्टिका है उसे रखा गया है, परावैद्युत माध्यम जो है वो कांच की पट्टिका है, ये परावैद्युत माध्यम है। परावैद्युत माध्यम की चर्चा हम कर चुके हैं कि किसी माध्यम में आवेशों को स्थानांतरित करने के बाद उनके मध्य जो बल है वो कितने गुना घट जाता है, एप्सिलॉन आर गुना। तो उस जिस माध्यम को हम आवेशों में रखते हैं उसे परावैद्युत माध्यम कहते हैं, कुछ अलग माध्यम कहते हैं। परावैद्युतांक जो है एप्सिलॉन आर वो आपको गिवन है, जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर वो आपको क्या गिवन है, वो है 6। और जो कांच की पट्टिका की मोटाई है, कांच की पट्टिका की जो मोटाई है डी मान ले, वो आपको दे रखी है 1 mm, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। साथ में आपको गिवन है आवेशों के मध्य बल कितने हैं। पूर्व का बल वो है 16 न्यूटन। नया बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, हम पढ़ चुके हैं। किसी परावैद्युत माध्यम को रखने के बाद जो नया बल होता है Fm, वो F/एप्सिलॉन आर होता है। F का मान आपको गिवन है, पूर्व का जो बल है वो 16 न्यूटन है, सॉरी 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन है, सॉरी बाय मिस्टेक 16 लिखा गया, 18 न्यूटन है, ये 18 न्यूटन है कम्प्लीटली। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। तो 18 न्यूटन, परावैद्युतांक कितना है 6, तो कितना आंसर आया 3। तो नया बल कितना आएगा 3 न्यूटन, जबकि निर्वात का बल कितना था 18 न्यूटन। तो कितने गुना कम हो गया, 6 गुना कम हो गया। ये क्वेश्चन हमने, सॉरी ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कूलाम का नियम में पढ़ा था, जब आवेशों को हम किसी दूसरे माध्यम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दो छोटे बिंदुवत गोले, मैं आपको स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। जब इन्हें एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों से, जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, के द्वारा लटकाया जाता है, तो इन गोलों को समान आवेशित हैं तथा ये गोले समान आवेशित हैं। तो साम्यावस्था में इनकी बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले का आवेश ज्ञात कीजिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। जब इन्हें एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों की सहायता से, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, के द्वारा लटकाया गया है, इन दोनों गोलों को समान आवेशित किया गया है। जब ये साम्यावस्था में हैं तो इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात करो। तो देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या चीज़ है। दो वस्तुएं हैं, दो गोले हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों गोलों को दो धागे ले लिए और एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से लटका दिया। अब एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से लटकाएंगे, सिंपल सी बात है, कुछ ये कंडीशन होगी। और शुरुआत में ये दोनों पास पास में ही हैं, क्योंकि दोनों के दोनों निरावेशित हैं। तो ये दृढ़ आधार है, ये दो आपके कुछ अलग धागे हैं, इन्हें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से लटकाया गया है। इनकी जो लंबाई है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर है। गोलों का द्रव्यमान दे रखा है कितना 250 ग्राम, 200 ग्राम 250 ग्राम, जो भी गिवन देख लेंगे अभी कितना है। गोलों का द्रव्यमान है 200 ग्राम, 200 ग्राम है। अब इन्हें समान आवेशित कर दिया। जब इस पे धनावेश देंगे और इस पे धनावेश देंगे तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। ऋणावेश और ऋणावेश देंगे तब भी क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि हमने आवेश समान देना है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगी हमें। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, ये गोला ए है, ये गोला बी है। इनके जो बीच डोरियों की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है।
एक ही बिंदु से लटकाए थे, पहले ये आपस में स्पर्श कर रहे थे क्योंकि पहले इन पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इन्हें समानावेशित करेंगे आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो रिपेल करने के बाद ये साम्य अवस्था में आ गए, और साम्य अवस्था में इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसे मैं d मान लेता हूँ, इसे मैं स्मॉल r, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, इसे स्मॉल r मान ले जाए, इसे हम d मान लेते हैं। दोनों गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r, क्वेश्चन के जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होगा, मान लेते हैं ये यहाँ से थीटा एंगल शो बना रहा है, थीटा एंगल का डिज़ाइन कर रहा है ये, तो होगा क्या, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है गोले ए का, इसका भार कहाँ लगेगा, W बराबर mg नीचे की ओर। सेम यही कंडीशन जो ए पर होगा वही इस पर भी होगा, ये लंब है इस पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये सेम है भुजा, ये भुजा आपस में सेम है, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर हम बात करें तो ये एंगल भी कितना होगा फिर थीटा, क्योंकि थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, दोनों त्रिभुज एक जैसे हो गए बिल्कुल। डोरी में जब ये बाहर नीचे की ओर लगेगा और ये आपस में दूसरे प्रतिकर्षी करें, डोरी में तनाव बल उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, तनाव बल कहाँ उत्पन्न होगा, ऊपर की ओर, ये स्मॉल डी है। अगर ये क्षैतिज रेखा खींचे तो ये थीटा एंगल होने के कारण एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, एकांतर कोण, तो ये थीटा होगा। तो तनाव बल यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, तो ये घटक क्या आएगा, जहाँ से कोण बनता है क्षैतिज घटक टी कोस थीटा, ठीक है। तो ये घटक क्या होगा जो इस दिशा में लगेगा, क्योंकि टी कोस थीटा है, दूसरा घटक कौन सा होगा, ये अलग पेन से शो कर देता हूँ मैं, ये जो घटक होगा ये क्या होगा, टी साइन थीटा। ठीक यही सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, ये एकांतर कोण ड्रॉ होगा, एकांतर कोण होने के कारण ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा एंगल थीटा हो जाएगा, और ये तनाव बल है, तो ये घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक, जहाँ से कोण बनता है, कोण यहाँ से बन रहा है टी कोस थीटा, और ये घटक क्या होगा, टी साइन थीटा। ध्यान से देखें तो ये दोनों बलों में समान आवेश है, जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे भी है, समान चार्ज तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, तो ये इसको इधर धक्का देगा तो इस पर फोर्स लगेगा F इधर, और ये जो B गोला है ये इसको इधर धक्का देगा तो इस पर फोर्स लगेगा इधर। तो कुल मिला के ये कंडीशन होगी जो कि प्रारंभ में ये थी, और सारी की सारी चीज़ जो है वो कैसी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में है, ये सब कुछ साम्य अवस्था में है। मतलब ये जो आपको डायग्राम में जो फोर्सेज दिखाए गए हैं, ये फोर्सेज आपस में क्या एक दूसरे को इक्वल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें तो देखिए जो टी कोस थीटा है, संतुलन अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं, संतुलन अवस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। जो मास गिवन है हमें वो क्या है, 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब 200 इंटू 10⁻³ kg, MKs प्रति में कन्वर्ट कर दिया। धागे की लंबाई कितनी है, स्मॉल डी माना है हमने धागे की लंबाई को, स्मॉल डी कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10⁻² मीटर। दोनों गोलों के बीच की तो दूरी कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, ये वैल्यू है। संतुलन अवस्था में क्या होगा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mg, क्योंकि ऊर्ध्वाधर बल टी कोस थीटा है और नीचे का ऊर्ध्वाधर बल कितना है mg, तो आपस में क्या कर लेंगे, बैलेंस साम्य अवस्था में है। अब एक चीज़ और है, जो कंडीशन हम गोले ए पर लगा रहे हैं वही बी पर लगाएंगे, तो चाहे हम ए पर से सोल्व करें क्वेश्चन को, चाहे बी सोल्व करें, दोनों पार्ट से क्वेश्चन का आंसर सेम आने वाला है। तो चाहे ए सोल्व करें चाहे बी से सोल्व करें, क्योंकि दोनों के दोनों जो पार्ट हैं बिल्कुल एक समान है। तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू W बराबर mg। जो क्षैतिज बल लग रहे हैं, ये जो बल लग रहे हैं, इसमें देखिए ये बल जो है ये F है, सॉरी बाय मिस्टेक ले दिया, F है, ये फोर्स है, क्योंकि ये दोनों गोले ए और बी पे समान चार्ज है, और समान चार्ज है मान लो ये है, तो ये इसको धक्का देगा इधर और बी गोला इसको धक्का देगा इधर, तो दोनों एक दूसरे को दूर धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ए ने बी को दूर धक्का दिया एफ बल से, तो कुलाम के नियम से न्यूटन गति के हम लगाएं तो बी गोला भी ए को उतने बल से धक्का देगा, लेकिन दिशा में क्या होंगे, ये अपोजिट। तो देखिए डायरेक्शन तो अपोजिट है, दो बल लग रहे हैं, लेकिन परिमाण क्या होगा, इक्वल। तो अगर ए बल लगा रहा है बी पर एफ, तो बी भी एफ पर एफ ही बल लगाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा
किसके बराबर आएगा, टी साइन थीटा। सही है, ये टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ। दोनों को डिवाइड करें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो इक्वेशन 2 में भाग देंगे ए का, तो इक्वेशन 2 में एफ अपॉन में 1 के लिए एम जी आ जाएगा। ऊपर जो आएगा टी साइन थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, टी कोस थीटा। टी से टी कैंसल, साइन अपॉन में कोस टेन थीटा। एफ की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और अपॉन में क्या है, एम जी। ये हमारे पास वैल्यू मिली समीकरण 3 टेन थीटा। थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो वेरी वेरी लेस देन है कंपैरिजन डी के। डी 40 सेंटीमीटर और स्मॉल आर 100, थीटा अल्प है। थीटा अल्प है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेन है वो लगभग साइन के बराबर होगा, क्योंकि जब थीटा अल्प होता है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो टेन थीटा होता है वो लगभग बराबर होता है थीटा के, और साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। तो टेन थीटा लगभग बराबर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही थीटा के इक्वल हैं। तो टेन थीटा लगभग बराबर साइन थीटा। अब ये क्यों करें उसका भी रीज़न है। आप इस त्रिभुज से जब टेन निकालेंगे तो टेन होता है लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाले बजाय लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो आपको आधार पहले फाइंड करना पड़ेगा। ये आधार है, थीटा के सामने बजाय लंब ये 2 सेंटीमीटर, ये कर्ण है, आपको आधार फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने बजाय लंब ये रहा और कर्ण ये रहा, तो ईजी सॉल्व हो रहा है इसलिए। दूसरी बात, हम छोटी क्लास में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर थीटा अल्प है तो टेन थीटा लगभग बराबर क्या होता है, थीटा, और साइन थीटा भी लगभग बराबर क्या होता है, थीटा, तो आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो टेन थीटा लगभग बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। सो बाई 3 क्या ले सकते हैं, साइन थीटा लगभग बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एम जी। अब हम समीकरण 4 को सोल्व करने के लिए हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। आर का मान हमारे पास है, द्रव्यमान का मान हमारे पास है, जी का मान हमें पता है, के का मान पता है, Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में उसने बोला था प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। स्टेटमेंट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो देखिए अब समीकरण 4 को सोल्व करते हैं। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, थीटा के सामने बचा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की ये हम लिख लेते हैं ऐसे। स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, सॉरी r/2 है, r/2 सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में कर्ण ये आ जाएगा। ध्यान रखना स्मॉल आर तो टोटल है ए से बी के केंद्र की, हमें तो सिर्फ चाहिए यहाँ तक की दूरी, लंब जो डाला गया है इससे यहाँ तक दूरी, तो टोटल 4 है, तो ये कितना होगा 2। इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 1/20 1/20। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, 2 समान आवेशित गोले हैं। प्रारंभ की जो स्टेटमेंट है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 2 छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 250 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से बांधे गए हैं डोरियों से, कुछ अलग डोरियां हैं, इनकी दूरियां कितनी 40 सेंटीमीटर। जब इन्हें समान आवेश से आवेशित किया गया है तब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जब समान आवेश का मतलब क्या होगा कि Q1 और Q2 इक्वल है और किसके बराबर है, Q के, मान लेते हैं समान आवेश। तो ये दोनों वैल्यू 5 और 6 की दोनों वैल्यू समीकरण 4 में रखते हैं। तो इक्वेशन 4, 5 एंड 6 यूज़ करें तो क्या बनेगा, देखिए साइन थीटा का मान तो है 1/20, यहाँ आ जाएगा। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ठीक है। Q1 Q2 की जगह क्या आएगा, Q स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर है। एम 250 इंटू 10 की पावर -3 है और जी का मान 10 यूज़ कर लेते हैं। जी का मान हम 10 यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। स्मॉल जी का लगभग मान हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ किया है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करें।
तो देखिए ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ चली जाएगी। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 इंटू में 250 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इंटू में 10। ये सारी वैल्यू यहाँ चलेगी। साथ में मैंने इसको सोल्व कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 और 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 अपॉन में क्या है 20। साथ में आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और बराबर में क्या बचेगा क्यू स्क्वायर। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा सोल्व करें। देखिए 16 अपॉन में 9, ठीक है। 16 जिस वैल्यू को मैं सोल्व कर रहा हूँ उसमें मैं टिक का निशान लगाता हूँ रेड पेन से। 16 आ गया, 9 आ गया, ठीक है जी। 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 7। 10 की पावर माइनस 7 में से एक, सॉरी मैं लिख देता हूँ 10 की पावर माइनस 7 कौन कौन सी, 4 और 3। 250 को मैं 25 लिख देता हूँ तो यहाँ से 10 और 10 क्या हुआ 100 अपॉन में 20 इंटू 10 की पावर 9। देखिए -4 और -3 को लिखा मैंने 10 की पावर माइनस 7, इसको मैंने क्या लिखा 25, 10 यहाँ से बचा, 10 इंटू 10 क्या होगा 100 अपॉन में 20 है ये रहा 10 की पावर 9 ये रही और 9 इस साइड में पहले लिख दिया था हमने। अब इस वैल्यू को हम करें सॉल्व तो क्या बनेगा देखिए 16/9 इंटू 25 अपॉन में 2। यहाँ से 10 की पावर 1 बचेगी, 10 की पावर 9 कितना होगा 10 की पावर 10 अपॉन में 10 की पावर माइनस 7 है और 10 की पावर 2 है ये प्लस की, तो यहाँ से कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है जी। इसके बाद में सॉरी ये 250 ग्राम नहीं है वैल्यू, बाई मिस्टेक बार बार लिख दी गई है। ये जो आपके पास यहाँ पे m का जो मान पुट किया मैंने, m का मान 200 ग्राम है। सॉरी m का मान कितना है 200 ग्राम। मैं इस m के मान को रेड पेन से शो कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि m का मान है ये 200 ग्राम है। तो यहाँ से ये 2 बचेगा, इसको 2 लिख दिया मैंने। 10 की पावर 2 दोबारा सोल्व कर देता हूँ मैं सारा का सारा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है आपको। ये सारी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 अपॉन में 20, 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 16, 2 लिखा मैंने यहाँ पर और 16 लिख दिया। पावर को हल करते हैं, 10 की पावर 2 यहाँ से और 10 की पावर 1 यहाँ से, 10 की पावर 3 हुआ, 10 की पावर 3 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 2 3 ये कैंसिल, तो 10 की पावर 4 बचेगा माइनस का। अपॉन में क्या बचा 2, ये 2 लिखा मैंने यहाँ से ओनली और यहाँ से लिखा मैंने 9 लिखा। 10 की पावर 9 और 1 ये कितना बचा 10 की पावर 10, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 16/9, 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा ऊपर जाके। इस वैल्यू को हम सॉर्ट आउट करें तो देखिए क्या बनेगा। (16/9 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, 4 में से 10 के माइनस 6। क्यू का मान क्या आएगा 16/9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का अंडर, तो इसका आंसर आएगा 4, 16 का अंडर 4, 9 का अंडर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये आपके पास क्यू का क्या आएगा वैल्यू। तो कुल मिला के आपके ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन थे, सॉर्ट आउट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हमने नए टॉपिक के साथ। आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मल्टीप्लाई वगैरह करना आसान था क्योंकि क्वेश्चन में टाइमिंग ज़्यादा ना लगे, हमें थोड़ा टाइम न्यूट्रलाइज हो जाए, उसको करने के लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले सॉर्ट आउट किया था। यहाँ ये m का द्रव्यमान जो मास है इसका गोलों का वो 200 ग्राम है, वो बाई मिस्टेक मैंने 250 पुट कर दिया। तो स्टार्टिंग से दिमाग में वैल्यू 250 चल रही थी,
तो ये 200 है, ये उसको मैंने रेड पेन से शो किया हुआ है। बाकी आसान है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हल करना। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं कूलाम के नियम के बाद के टॉपिक। कूलाम के नियम के बाद का टॉपिक है थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद ये कुछ और टॉपिक्स हैं, तो उन्हीं के न्यूमेरिकल्स और टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।